हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर से एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि डबल सर्कुलेशन आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये डबल सर्कुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको लास्ट तक इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। और अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक के अंदर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपको कमेंट बॉक्स पर लिखकर मुझे जरूर बताना है। तो चलिए, प्रीवियस लेक्चर्स में जब मैं आपको सर्कुलेटरी पाथवे पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि वेरियस सुपर क्लास और क्लासेस में जो एनिमल्स आते हैं उनके पास हार्ट जो है वो कितने नंबर ऑफ चैम्बर्स रखता है और उनमें सर्कुलेशन का पैटर्न क्या होता है। तो वहां पर मैंने आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक दी थी, वो थी परम। और परम के पी से मैंने आपको बताया था आपको याद रखना है एक बहुत इंपॉर्टेंट सुपर क्लास जिसका नाम है पाइसेस, जिसमें कि ट्रू फिशेज आती हैं। ए से आपको याद रखना है एम्फीबिया, एंड आर से आपको याद रखना था रेप्टाइल या रेप्टिलिया। ए से आपको याद रखना था एवीज जिसमें कि वर्ड्स आते हैं, और एम से आपको याद रखना था मैमल्स जिसमें कि हम लोग आते हैं। तो परम से आपको ये 5 इंपॉर्टेंट क्लास सुपर क्लास याद रखनी है, जिसमें से पाइसेस एक सुपर क्लास है। अदरवाइज बाकी सभी चारों जो हैं एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स, ये टेट्रापोडा के अंदर आने वाली 4 क्लासेस हैं। आपको याद रखना है कि इन क्लासेस में आने वाले जो एनिमल्स हैं उनमें हार्ट कितने नंबर ऑफ चैम्बर्स रखता है। तो पाइसेस में जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड होता है, जबकि एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में हार्ट जो है वो 3 चैम्बर्ड होता है, और एवीज में और मैमल्स में जो हार्ट है वो आपका 4 चैम्बर्ड होता है। तो ये सब चीजें हम प्रीवियसली सर्कुलेटरी पाथवे में पढ़ चुके हैं। फिर मैंने आपको वहां पर यह बताया था कि जिन भी एनिमल्स में हार्ट 2 चैम्बर्ड होगा उनमें आपको हमेशा सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। कैसा सर्कुलेशन? सिंगल सर्कुलेशन। एंड जिन भी एनिमल्स में हार्ट आपका 3 चैम्बर्ड होगा उनमें हमेशा आपको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, जिसको मैंने यहां आईडीसी लिख दिया है शॉर्टली। और जिन भी एनिमल्स में हार्ट 4 चैम्बर्ड होगा उनमें हमेशा आपको डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। तो हम आज के अपने टॉपिक डबल सर्कुलेशन के बारे में इतना जान चुके हैं कि ये एक ऐसा सर्कुलेटरी पैटर्न है जो एवीज और मैमल्स में आपको कॉमनली देखने को मिलेगा। तो हमेशा याद रखिए डबल सर्कुलेशन जो है वो एवीज और मैमल्स में आपको देखने को मिलेगा, और मैमल्स में भी हम ह्यूमंस भी आते हैं। इसलिए अब आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि डबल सर्कुलेशन जो है वो लिटरली क्या है और उसमें किस प्रकार के सर्कुलेटरी पाथवे इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन एक छोटी सी चीज और मैं आपको यहां बता देता हूं कि रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन होता है, वो है क्रोकोडाइल, जिनमें हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। अदरवाइज बाकी सभी रेप्टाइल्स जो हैं वो 3 चैम्बर्ड हार्ट रखते हैं। तो डबल सर्कुलेशन क्या है, अगर आपको ये समझना है तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। डबल सर्कुलेशन एक ऐसा सर्कुलेटरी पैटर्न है जो उन एनिमल्स में आपको देखने को मिलेगा जिनका हार्ट 4 चैम्बर्ड होगा। पहली चीज आप हमेशा याद रखिए। और उन एनिमल्स में आप देखेंगे कि ये 4 चैम्बर्ड हार्ट ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेटली रिसीव करेगा और ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेटली पंप करेगा। तो डबल सर्कुलेशन में हमेशा एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि हार्ट आपका 4 चैम्बर्ड होगा और वो दोनों ही टाइप के ब्लड्स को सेपरेटली रिसीव करेगा और उसको सेपरेटली पंप करेगा। मिक्सिंग ऑफ ब्लड यहां पर बिल्कुल भी नहीं होती है, जैसा कि इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में होता है। एंड आपको हमेशा याद रखना है कि जिन भी एनिमल्स में डबल सर्कुलेशन है उनमें 2 डिफरेंट टाइप के सर्कुलेटरी पाथवे इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि हार्ट और लंग्स के बीच का सर्कुलेटरी पाथवे जिसे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहेंगे। तो जिन भी एनिमल्स में डबल सर्कुलेशन होगा उन एनिमल्स में 2 सर्कुलेटरी पाथवे यहां पर आप देख सकते हैं उनकी बॉडी में चलेंगे। एक उनके हार्ट और उनके लंग्स के बीच ब्लड का सर्कुलेशन जिसे आप पल्मोनरी सर्कुलेशन कहेंगे, और दूसरा उनके हार्ट और बॉडी के अदर ऑर्गन्स, टिश्यूज या बॉडी के अदर पार्ट्स, यानी कि लंग्स को छोड़कर जो भी बॉडी के अदर ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, बॉडी के अदर पार्ट्स हैं, उनके बीच होने वाला ब्लड का सर्कुलेशन जिसे आप
नाम दे सकते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो दो डिफरेंट टाइप के सर्कुलेटरी पाथवे इन्वॉल्व होते हैं डबल सर्कुलेशन में। नंबर 1 पल्मोनरी सर्कुलेशन, हार्ट और लंग्स के बीच ब्लड का सर्कुलेशन है, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो हार्ट और बॉडी के अदर पार्ट्स या टिश्यूज ऑर्गन्स के बीच ब्लड का सर्कुलेशन है। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होगा, तो हमेशा याद रखना है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में हार्ट अपने लेफ्ट एट्रियम में लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा, यानी कि हार्ट लेफ्ट एट्रियम में रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द लंग्स विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वैन। तो ये जो वैन है जिसके थ्रू हार्ट रिसीव कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, उसको आप नाम देंगे यहां पर पल्मोनरी वैन। जबकि हार्ट अपने राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करके पहुंचाएगा लंग्स तक विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। तो हार्ट ने क्या किया, पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुंचाया। तो ये जो सर्कुलेटरी पाथवे आप देख रहे हैं बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, इसको आप पल्मोनरी सर्कुलेशन कह सकते हैं, जिसमें हार्ट अपने लेफ्ट एट्रियम में रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द लंग्स विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वैन, एंड हार्ट पंप करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। एंड इसी तरीके से सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्कुलेशन है, क्योंकि यहां पर आपके हार्ट को अब आपके बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं या वेरियस पार्ट्स हैं, उनको ब्लड को सप्लाइड करना है और वहां से ब्लड वापस हार्ट में रिटर्न होकर भी आएगा। तो कहीं ना कहीं सिस्टेमिक सर्कुलेशंस जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है पल्मोनरी सर्कुलेशन से। इस सर्कुलेशन में आप देखेंगे कि हार्ट अपने लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करके पहुंचाएगा बॉडी के वेरियस पार्ट्स तक या टिश्यूज तक विद द हेल्प ऑफ अ मेजर आर्टरी, जिसको आप कहेंगे एओर्टा। तो हार्ट जो है वो एओर्टा की हेल्प से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके बॉडी के वेरियस पार्ट्स, टिश्यूज या ऑर्गन्स तक सप्लाइड करेगा, और जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू साइट पर पहुंचेगा तो टिश्यूज इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करेंगे, क्योंकि ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट टिश्यूज को डिफ्यूजन के थ्रू ऑब्टेन हो जाएंगे, और टिश्यूज की सेल इन ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करके ऑक्सीडेशन करेंगे ग्लूकोज का, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और वेस्ट मटेरियल्स भी प्रोड्यूस होंगे, जिससे ये टिश्यूज की सेल्स वापस ब्लड में डिफ्यूजन के थ्रू पहुंचा देंगी, और आपका जो ब्लड होगा अब आप उसको क्या कह सकते हैं, डीऑक्सीजनेटेड। तो मैं कह सकता हूं कि टिश्यूज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के राइट एट्रियम में, टिश्यूज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के राइट एट्रियम में पहुंचाएंगे विद द हेल्प ऑफ अ मेजर वैन, जिसका नाम है वेना कावा। तो ये मैंने आपको ऊपरी तौर पर बता दिया कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होगा। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करके एओर्टा में पहुंचाता है, और वहां से वेरियस नेटवर्क ऑफ आर्टरीज और आर्टेरियोल्स के थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू साइट तक पहुंचता है, और टिश्यूज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेना कावा की हेल्प से हार्ट के राइट एट्रियम में पहुंचा देते हैं। इस प्रकार से ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन हमारी बॉडी में चलता रहता है। तो डबल सर्कुलेशन में दो सर्कुलेशन इन्वॉल्व हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो ये कि किस तरह से एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, सुनिए ध्यान से, किस तरह से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आपके हार्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा, देन नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, नेटवर्क ऑफ आर्टेरियोल्स और कैपिलरीज के थ्रू टिश्यूज तक पहुंचता है, और किस तरीके से टिश्यूज से ये ब्लड कैपिलरीज से होता हुआ वेन्यूल, वेंस और मेजर वैन, वेना कावा के थ्रू फाइनली हार्ट के राइट एट्रियम को रिटर्न बैक हो जाता है, यानी कि कंप्लीट वे ऑफ ब्लड इन सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो देख लेते हैं, हमारे हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया जाएगा, और हम सभी जानते हैं कि हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ओपन होता है
एक मेजर आर्टरी में जिसको एओर्टा कहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एओर्टा में एंटर करेगा और एओर्टा से ये ब्लड जो है वो नेटवर्क ऑफ आर्टरीज में जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में बहुत सारी न्यूमेरस यानी कि बहुत सारी नंबर ऑफ आर्टरीज और आर्टीरियोल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आपको देखना होगा कि हार्ट को जो ब्लड पंप करके पहुंचाना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करके पहुंचाना है, वो बॉडी के वेरियस साइट्स तक पहुंचाना है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में नंबर ऑफ आर्टरीज जो हैं बहुत सारी होती हैं। तो फाइनली हार्ट ने जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको एंटर कर दिया एओर्टा में और एओर्टा से ये ब्लड जो है वो नेटवर्क ऑफ आर्टरीज में जाएगा। ये एग्जांपल के लिए मैं यहां पर एक आर्टरी को ले लेता हूं। ब्लड इस आर्टरीज में या इस आर्टरी में एंटर करेगा और आर्टरीज से इमर्ज होंगी कुछ कम डायमीटर की, यानी आर्टरी के कंपैरिजन में कम डायमीटर की ब्लड वेसल्स जिनको आप कहेंगे आर्टीरियोल्स, और आर्टीरियोल्स से इमर्ज होंगी उससे भी कम डायमीटर की कुछ बहुत ही थिन और स्मॉल डायमीटर वाली ब्लड वेसल्स जिनको आप कहेंगे कैपिलरीज। तो लिटरली हमने पढ़ा हुआ है कि टिश्यूज में से ब्लड को पास करने का काम कौन करती हैं? कैपिलरीज। तो इन कैपिलरीज में से ब्लड जो है वो टिश्यूज में से पास होगा और जब टिश्यू साइड से ये ब्लड कैपिलरीज की हेल्प से पास होगा तो इस ब्लड में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट हैं वो डिफ्यूज होकर टिश्यूज की सेल्स को पहुंच जाएंगे और टिश्यूज की जो सेल्स इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके ऑक्सीडेशन करेंगी ग्लूकोज का, जिससे एटीपी प्रोड्यूस होगी, पर कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगी। वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस डिफ्यूज करके भेज देंगी ब्लड कैपिलरीज के अंदर भरे हुए ब्लड में, यानी कि यहां पर अब जो कैपिलरीज हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किए हुए हैं और ये जो कैपिलरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किए हुए हैं। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर ये कैपिलरीज जो हैं वो इस ब्लड को ड्रेन आउट कर देंगी वेन्यूल्स में और वेन्यूल से ये ब्लड पहुंच जाएगा एक वैन में, और वैन्स हमारी बॉडी में जो बहुत सारी वैन्स का नेटवर्क है वो फाइनली इस ब्लड को ड्रेन आउट कर देंगी वेना कावा में, जो कि एक मेजर वैन है, और मेजर वैन वेना कावा इसको हार्ट के राइट एट्रियम में रिटर्न बैक कर देगी। इस तरीके से हमारे बॉडी में सिस्टेमिक सर्कुलेशन का जो वे है वो आपको बिल्कुल याद रखना है। लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट टू एओर्टा टू नेटवर्क ऑफ आर्टरीज टू एट्रियोल्स, टू आर्टीरियोल्स, टू कैपिलरीज, टू वेन्यूल, टू वेन्स, टू वेना कावा, टू हार्ट, यानी कि ये एक प्रॉपर वे है जो आपको हमेशा याद रखना है। अब यहां पर हम बात करेंगे आर्टरीज और वेन्स के बारे में, एक जनरल सा डिस्कशन। हम हमेशा याद रखें कि हमारे बॉडी में ऐसी ब्लड वेसल्स को आप आर्टरी कहते हैं जो ब्लड को कैरी किए होती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी कि हमारे हार्ट से ब्लड को ले जाने वाली ब्लड वेसल्स आर्टरीज हैं। हमेशा याद रखिए ऐसी ब्लड वेसल्स जो हार्ट से ब्लड को लेकर जाती हैं वो आर्टरीज हैं। अगर वो हार्ट से ब्लड को लेकर लंग्स में जा रही हैं तो वो पल्मोनरी आर्टरी है। अगर वो हार्ट से ब्लड को लेकर टिश्यूज में जा रही हैं तो उनको हम सिस्टेमिक आर्टरीज कह सकते हैं। इसी तरीके से वैन हमारी बॉडी में ऐसी ब्लड वेसल्स हैं दैट कैरी ब्लड टूवर्ड द हार्ट या हार्ट, यानी कि ये ब्लड को कैरी किए होती हैं टूवर्ड द हार्ट, यानी कि हार्ट में ब्लड को लेकर जाती हैं। तो वेन्स ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट में ब्लड को लेकर जाती हैं और आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट से ब्लड को लेकर जाती हैं। क्लियर है? अब आपको हमेशा याद रखना है कि आर्टरीज हों या वेन्स हों, उनकी जो वॉल होती है, जब आप किसी भी आर्टरी या वेन को देखेंगे तो उनकी जो वॉल होगी इस तरीके से, उसमें आपको 3 डिफरेंट लेयर दिखाई देंगी, जैसे कि एक ये लेयर, एक मिडिल लेयर और एक इंटरनल लेयर। तो किसी भी वैन में या आर्टरी में आपको 3 डिफरेंट लेयर्स दिखेंगी जब आप उसके वॉल की स्टडी करेंगे। तो आर्टरी एंड वैन की जो वॉल है वो 3 लेयर को कंसिस्ट करती है। हमेशा याद रखिए जो इनर मोस्ट लेयर है उसको ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं, जो मिडिल मोस्ट लेयर है उसको ट्यूनिका मीडिया कहते हैं और जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं। क्योंकि हमारी NCERT में उसको एक्सटर्ना लिखा हुआ है तो हम उसको ट्यूनिका एक्सटर्ना याद रखेंगे। अदरवाइज उसका दूसरा नाम भी है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। तो एडवेंटिशिया या एक्सटर्ना, आपका मन है जो भी कहना चाहें, लेकिन आप उसको ट्यूनिका एक्सटर्ना कहें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ब्लड आर्टरीज और ब्लड वेन्स की जो वॉल है वो 3 लेयर्स को कंसिस्ट करती है। आपको मैं बता दूं कि ट्यूनिका
इंटीमा जो है वो बेसिकली स्क्वामस एपिथेलियल से बनी हुई लेयर है, यानी कि ट्यूनिका इंटीमा एक स्क्वामस एपिथेलियल की थिन लेयर है जो इनर साइड पर प्रेजेंट होती है। ये आपको हमेशा याद रखना। और स्क्वामस एपिथेलियम जो है वो एक्चुअली में एक प्रकार के सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज हैं जो सिंगल सेल्स की लेयर रखते हैं और उसमें सेल्स जो हैं वो टाइल्स की तरह अपना अरेंजमेंट रखती हैं, इसलिए इसको पेवमेंट मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। लेकिन मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि स्क्वामस एपिथेलियल की जो लेयर है वो आपको ब्लड वेसल्स यानी कि आर्टरीज, वैन और कैपिलरी में तो देखने को मिलेगी, साथ में आपको ये एल्वियोलाई के सैक में इनर साइड पर भी देखने को मिल सकती है। यानी कि एल्वियोलर सैक जो होता है लंग्स में, उसकी इनर लाइनिंग को भी स्क्वामस एपिथेलियल सेल से ही मिलकर बनाया जाता है। अब जो बीच वाली लेयर है ट्यूनिका मीडिया, उसको मैं आपको बता दूं ये स्मूथ मसल की या इलास्टिक फाइबर, तो इसमें जो सेल्स हैं इलास्टिक फाइबर्स और इसमें स्मूथ मसल्स हैं, यानी कि हम ट्यूनिका मीडिया को मस्क्यूलर लेयर कह सकते हैं क्योंकि ये बेसिकली स्मूथ मसल से मिलकर बनी हुई है। एंड जो आउटर मोस्ट लेयर है यानी कि ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये कुछ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बनी होती है और इसमें कुछ कोलेजन फाइबर भी होते हैं। तो कोलाजिन फाइबर और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बनी होती है आपकी लास्ट यानी कि आखिरी और बाहरी वाली लेयर। तो आर्टरीज और वेन्स 3 लेयर्स से मिलकर बनी हुई है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आर्टरीज में और वेन्स में अगर हम उनकी वॉल की स्टडी करें तो इन तीनों लेयर्स में से 2 लेयर बिल्कुल सिमिलर होती हैं, यानी कि ट्यूनिका इंटीमा इनर मोस्ट और ट्यूनिका एक्सटर्ना यानी कि आउटर मोस्ट। लेकिन ट्यूनिका मीडिया यानी कि जो मिडिल मोस्ट लेयर है ट्यूनिका मीडिया, वो आपको हमेशा याद रखना है ये मस्क्यूलर लेयर है और आर्टरीज में ट्यूनिका मीडिया ज्यादा थिक लेयर होती है वेन्स के कंपैरिजन में। तो आर्टरीज में जो उनकी वॉल है वो ज्यादा मस्क्यूलर है कंपैरिजन में वेन्स की वॉल के। तो आर्टरीज की वॉल ज्यादा मस्क्यूलर है क्योंकि इसकी ट्यूनिका मीडिया जो है वो थिक होती है। और इसका थिक होना जरूरी क्यों है? क्योंकि आर्टरीज जो हैं वो जिस भी ब्लड को कैरी किए होती हैं उस ब्लड का फ्लो और प्रेशर दोनों ज्यादा होता है, यानी कि आर्टरीज में जो ब्लड सर्कुलेटेड होता है उसका ब्लड प्रेशर और फ्लो जो है वो ज्यादा होता है कंपैरिजन में वेन्स के। तो आर्टरीज के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो इस हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड फ्लो के अगेंस्ट रेजिस्टेंस रखें। इसलिए आर्टरीज की जो वॉल है मस्कुलर वॉल है या इसकी जो मिडिल लेयर है ट्यूनिका मीडिया वो ज्यादा थिक होती है कंपैरिजन में वेन्स के। अब सिस्टेमिक वर्सेस पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी कि मैं कुछ इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताने वाला हूं जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन चुके हैं। तो एक चीज आप यहां पर समझ लीजिए, अभी तक हमने देखा कि आर्टरीज जो हैं उनकी वॉल ज्यादा थिक है या उनकी मस्क्यूलर वॉल ज्यादा थिक है कंपैरिजन में वेन के, क्योंकि आर्टरीज में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसका प्रेशर और उसका ब्लड फ्लो हाई है, जबकि वेन्स में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है आर्टरीज के कंपैरिजन में उसमें ब्लड प्रेशर फास्ट नहीं है, स्लो है और ब्लड का फ्लो भी जो है वो कम है। लेकिन आपको यह जानकर काफी अचंभा होगा कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन की जो आर्टरीज हैं वो नंबर्स में, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो आर्टरीज हैं या आर्टीरियोल्स हैं वो नंबर्स में पल्मोनरी सर्कुलेशन के बहुत ज्यादा होती हैं, यानी कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में न्यूमरस स्मॉल मस्क्यूलर आर्टरीज और आर्टीरियोल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन की जो आर्टरीज और आर्टीरियोल्स हैं इनमें ब्लड फ्लो के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है कंपैरिजन में अगर मैं डिस्कस करूं पल्मोनरी सर्कुलेशन को लेकर। इन अदर वर्ड्स पल्मोनरी सर्कुलेशन की तुलना में सिस्टेमिक सर्कुलेशन में इन्वॉल्व आर्टरीज एंड आर्टीरियोल में ब्लड फ्लो के अगेंस्ट रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो आपको लगेगा कि ब्लड फ्लो के अगेंस्ट रेजिस्टेंस सिस्टेमिक सर्कुलेशन की आर्टरी में क्यों ज्यादा है, पल्मोनरी सर्कुलेशन की आर्टरीज में क्यों कम है। तो इसका एक सिंपल सा, पहले तो मैं आपको रीजन बता देता हूं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में हमेशा ब्लड को हार्ट पंप करता है राइट वेंट्रिकल से, ब्लड को हार्ट पंप करता है राइट वेंट्रिकल से और वो ब्लड पंप होकर कहां पहुंचेगा, हमारे लंग्स तक। तो लंग्स तक हार्ट से ब्लड को पहुंचाने के लिए राइट वेंट्रिकल को ज्यादा
पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना होगा, या राइट वेंट्रिकल को ब्लड को ज्यादा प्रेशर के साथ पंप नहीं करना होगा, क्योंकि ब्लड को ज्यादा दूरी तक नहीं पहुंचाना है, केवल लंग्स तक पहुंचाना है। पर जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करके पहुंचाता है हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी टिश्यूज तक। लंग्स को छोड़कर जितने भी बॉडी के टिश्यूज हैं वहां तक इसको पहुंचाना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है यहां पर कि लेफ्ट वेंट्रिकल को पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन करना होगा ताकि ब्लड को हाई प्रेशर के साथ पंप करके बॉडी के हर एक टिश्यू या ऑर्गन तक इजीली पहुंचाया जा सके। तो एक तो आपको ये यहां पर डिफरेंस समझ में आ रहा है। ये एक छोटा सा यहां पर फिलहाल मैं रीजन बना रहा हूं जिसकी वजह से जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन की आर्टरी हैं उनमें ब्लड फ्लो के अगेंस्ट रेजिस्टेंस ज्यादा है कंपैरिजन में अगर हम लें पल्मोनरी सर्कुलेशन की आर्टरीज को। लेकिन आपको एक चीज जानकर बड़ा अजीब लगेगा कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन दोनों में जो आर्टरीज इन्वॉल्व है उनमें ब्लड का फ्लो ऑलमोस्ट एक सा ही होता है। यानी कि ब्लड का फ्लो पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी सर्कुलेशन की आर्टरीज और सिस्टेमिक सर्कुलेशन की जो आर्टरीज हैं उनमें ऑलमोस्ट एक सा है। तो जब ब्लड का फ्लो दोनों ही सर्कुलेशन की आर्टरीज में एक सा है तो फिर ऐसा क्यों है कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन की जो आर्टरीज हैं वो ब्लड फ्लो के अगेंस्ट ज्यादा रेजिस्टेंस रखती हैं। इस कंसेप्ट को, इस क्रिटिकल कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये एक लड़का है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और ये एक लड़की है। इस लड़के को एक टास्क दिया जाता है। टास्क ये है कि इसको 100% मार्क्स लाने हैं एक ऐसे एग्जाम में जिसमें 5 चैप्टर पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर? इस लड़के को 100% मार्क्स लाने हैं और जो एग्जाम पेपर इसको दिया जाएगा उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो 5 चैप्टर्स पर बेस्ड होंगे। लड़की को भी टास्क दिया जा रहा है, इसको 100% मार्क्स लाने हैं लड़के की तरह ही एग्जाम में, पर इसको एग्जामिनेशन हॉल में जो पेपर दिया जाएगा उस पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो 25 चैप्टर्स पर बेस्ड होंगे। तो मुझे आप खुद ये सोचकर बताइए कि इस लड़के को और इस लड़की को जो टारगेट दिया जा रहा है वो बिल्कुल सेम है। ठीक उसी तरह जैसे कि पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन की आर्टरीज में ब्लड का फ्लो जो है वो बिल्कुल सेम है। अब मुझे आप ये बताइए कि जब दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए दिए गए टास्क में टारगेट बिल्कुल एक सा है तो फिर ज्यादा वर्क कौन सा स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा होगा? तो मैं कहूंगा इस लड़की को लड़के के कंपैरिजन में ज्यादा वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा 100% मार्क्स लाने के लिए, क्योंकि इसको 100% मार्क्स एक ऐसे पेपर को सॉल्व करके लाना है जिसमें क्वेश्चंस 25 चैप्टर्स से आ रहे हैं। यानी कि इसको 100% मार्क्स लाने के लिए 25 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। पर लड़के को लड़की के कंपैरिजन में कम वर्क परफॉर्म करना होगा क्योंकि इसको 100% मार्क्स लाने के लिए केवल 5 ही चैप्टर्स को केयरफुली पढ़ना है। ठीक इसी तरह मैं कह सकता हूं कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसको ज्यादा वर्क परफॉर्म करना होगा, उसको ज्यादा पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन करना होगा ताकि ज्यादा प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करके सिस्टेमिक आर्टरीज में डाला जा सके या सर्कुलेट किया जा सके। एंड मैं कहूंगा कि जो राइट वेंट्रिकल है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल के कंपैरिजन में कम वर्क परफॉर्म करना होगा क्योंकि उसको केवल ब्लड को पंप करके लंग्स तक ही पहुंचाना है। दैट इज द रीजन कि हमारे हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो ग्रेटर वर्क परफॉर्म करता है, यानी कि ज्यादा वर्क परफॉर्म करता है अगर हम उसका कंपैरिजन करें राइट वेंट्रिकल से। इसीलिए लेफ्ट वेंट्रिकल में ज्यादा प्रेशर के साथ ब्लड को पंप किया जाता है, तब जाकर ब्लड का फ्लो सिस्टेमिक आर्टरीज में उतना मेंटेन हो पाएगा जितना पल्मोनरी आर्टरी में मेंटेन हो सकता है राइट वेंट्रिकल के कम प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करने पर। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, आपको समझ में आ चुका होगा। यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करना होगा, ज्यादा प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करना होगा ताकि सिस्टेमिक आर्टरीज में ब्लड उतने ब्लड फ्लो के साथ सर्कुलेटेड होकर बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट तक पहुंच सके
जिसे उस ब्लड की जरूरत है। तो राइट वेंट्रिकल को उतना ब्लड फ्लो मेंटेन करने के लिए कम वर्क करना होगा या कम पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन करना होगा, कम प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करना होगा पल्मोनरी आर्टरी में, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी से उसको ब्लड को केवल कहां तक पहुंचाना है, हमारे लंग्स तक। तो यही कारण है कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन की जो आर्टरीज हैं, आर्टेरियोल्स हैं, उनमें ब्लड फ्लो के अगेंस्ट रेजिस्टेंस ज्यादा होता है अगर हम उनका कंपैरिजन करें पल्मोनरी सर्कुलेशन की आर्टरीज से। हालांकि दोनों ही सर्कुलेशन की आर्टरीज में ब्लड का फ्लो सेम होता है, पर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन की आर्टरीज में। क्लियर है? तो आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, अगर कभी भी हार्ट में कोई भी चैम्बर ज्यादा वर्क परफॉर्म करेगा तो इसके लिए जरूरी है कि उस चैम्बर की जो मस्क्यूलर वॉल है वो ज्यादा थिक हो। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि राइट और लेफ्ट एट्रियम की जो मस्क्यूलर वॉल होती है वो थिन होती है, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल की जो मस्कुलर वॉल होती है वो राइट और लेफ्ट एट्रियम के कंपैरिजन में थिक होती है। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी अभी पता चला कि राइट वेंट्रिकल के कंपैरिजन में लेफ्ट वेंट्रिकल ज्यादा वर्क परफॉर्म करता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन करता है, ज्यादा प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करता है। दैट इज द रीजन कि लेफ्ट वेंट्रिकल की जो मस्कुलर वॉल है वो राइट वेंट्रिकल की मस्कुलर वॉल के कंपैरिजन में ज्यादा थिक होती है। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थिकनेस ऑफ चैम्बर्स इन हार्ट? तो आप कहेंगे राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम की वॉल या मस्कुलर वॉल की थिकनेस से ज्यादा थिक होगी राइट वेंट्रिकल की मस्कुलर वॉल, और राइट वेंट्रिकल की मस्कुलर वॉल से भी ज्यादा थिक होगी लेफ्ट वेंट्रिकल की मस्कुलर वॉल। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो चारों चैम्बर्स में से सबसे ज्यादा थिकेस्ट मस्क्यूलर वॉल रखने वाला चैम्बर है लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल ज्यादा वर्क परफॉर्म करता है कंपैरिजन में राइट वेंट्रिकल से, ज्यादा प्रेशर से ब्लड को पंप करता है कंपैरिजन में राइट वेंट्रिकल के, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन की आर्टरीज के पास ज्यादा रेजिस्टेंस है अगेंस्ट द ब्लड फ्लो कंपैरिजन में पल्मोनरी सर्कुलेशन की आर्टरीज से। लेकिन दोनों ही सर्कुलेशन की आर्टरीज में ब्लड का फ्लो सेम है। इसके पीछे का कंसेप्ट मैंने आपको लड़के और लड़की के एग्जाम्पल से ऑलरेडी समझा दिया है, तो यहां तक का कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, लेकिन अभी डबल सर्कुलेशन पूरा नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा डबल सर्कुलेशन से ही रिलेटेड चीजें, यानी कि हेपाटिक पोर्टल सर्कुलेशन और कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू वेरी मच और धन्यवाद। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं, और अगर आप कमेंट बॉक्स पर नहीं लिख रहे हैं तो इसका मतलब आपको कोई भी डाउट नहीं है, ये भी बहुत खुशी की बात है। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको हेपाटिक पोर्टल सर्कुलेशन और कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में बताऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर आपको जरूर देखना है, तब आपका ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट होगा। थैंक यू वेरी मच।